मेरा नाम अंजलि है। इस मनहूस को घर से निकाल दो। इसके कदम पड़ते ही मेरी बेटी का घर टूटने की कगार पर आ गया। ये शब्द मेरी सास श्रीमती कामनी की जुबान से निकली जहर की तरह थे, जो मेरे दिल को छलनी कर रहे थे। मैं शादी के लाल जोड़े में सन खड़ी थी और मेरे पति विक्रांत, जिनसे मैंने बस एक रात पहले हमेशा साथ रहने की कस्में खाई थी, खामोशी से यह तमाशा देख रहे थे। वो हमारी शादी को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और मेरे स्वागत समारोह के दिन ही मेरी ननद मीनाक्षी की बारात बिना शादी के वापस लौट गई थी। सारा इल्जाम मुझ पर थोपा जा रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे जीवन के वो सारे सपने बिखर रहे थे, जिन्होंने मेरी माँ ने अपनी पूरी पूंजी लगाकर साकारने की कोशिश की थी। मैंने हमेशा अपनी विधवा माँ को दूसरे के घर में काम करते हुए देखा था। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद हम अपनी माँ के मायके गए, पर मेरे मामा ने हमें बोझ समझकर निकाल दिया। फिर हम अपने पिता के घर लौटे, जहाँ बूढ़े दादा दादी ने सहारा दिया, लेकिन जल्द ही वे गुजर गए। माँ ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने एक दिन मेरे सर पर हाथ फेरकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब तुम अपने घर की हो जाओ। हमारी गरीबी के कारण कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। फिर माँ की सहेली विक्रांत का रिश्ता लेकर आई, जो सरकारी क्लर्क थे। जब विक्रांत के घर वाले मुझे देखने आए तो कामिनी जी ने बहुत प्यार से बात की। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, हम इसे पलकों पर बिठा के रखेंगे। विक्रांत ने भी मुझे पसंद कर लिया। उनकी 2 अविवाहित बेटियां थी और बड़ी बेटी मीनाक्षी की शादी मेरे अगले दिन तय हुई थी। मेरी माँ ने अपनी पूरी जमा पूंजी मेरी शादी पर लगा दी और अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज का सामान दिया। शादी की रात विक्रांत ने मुझसे ढेरों वादे किए थे, जिनकी खुशी में मुझे लगा था कि मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। अगले दिन मीनाक्षी की बारात आई। सब कुछ सामान चल रहा था कि अचानक दूल्हे की माँ ने मेरी सास को कोने में ले जाकर तेज आवाज में कुछ कहा। मेरी सास के चेहरे पर रंग उड़ गया। कुछ देर बाद दूल्हे की माँ ने चिल्लाकर कहा, हमें यह शादी मंजूर नहीं, हम जा रहे हैं, और पूरी बारात वापस चली गई। मीनाक्षी मंडप में बेहोश होकर गिर पड़ी। इस मातम के माहौल में मेरी सास की नजर मुझ पर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। उन्होंने चीखते हुए मेरे हाथ पकड़ा और स्टेज से नीचे खींच लिया। मनहूस, तेरे कदम अशुभ है। तू इस घर में मनहूसियत लाई है। अगर तू ढंग का दहेज लाती तो आज मेरी बेटी के हाथ पीले हो चुके होते। खाली हाथ आकर मेरी बेटी की खुशियां खा गई। तू कामिनी जी के जहरीले शब्द मुझे मेहमान के सामने अपमानित कर रहे थे। मैंने उम्मीद से विक्रांत की तरफ देखा, पर वह पत्थर की तरह खड़ा था। मीनाक्षी को जब होश आया तो वह रोते हुए कह रही थी, माँ, अभिषेक ने फोन भी बंद कर दिया है। कामिनी जी गुस्से से बोली, फिक्र मत कर, मैं उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगी और इस कलमुही बहू को तो नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से ही सब हुआ है। फिर मैंने मीनाक्षी को दबी आवाज में कहते हुए सुना, लेकिन माँ, अभिषेक की माँ तो कह रही थी कि उन्हें किसी ने बताया है कि विक्रांत भैया की नौकरी पर। कामिनी जी ने तुरंत उनकी बात काट दी। खामोश रहो, कोई ऐसी बात नहीं है। सारा मामला दहेज का है और यही सच है। इस मनहूस को अब मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी। यह सुनकर मेरे दिल में शक का जहर फैल गया। विक्रांत की नौकरी को क्या हुआ था? क्या बारात वापस जाने की असली वजह कुछ और थी, जिसे मुझे छुपाया जा रहा था? अगले दिन कुछ नर्क से कम नहीं थे। मुझसे सुबह से रात तक काम करवाया जाता और हर बात पर ताने दिए जाते। विक्रांत भी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाकर मुझ पर गुस्सा करता, जैसे यह सब मेरी ही गलती थी। उसने शादी की रात के बाद मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। एक रात मैं पानी पीने किचन में गई तो मैंने अंधेरे में विक्रांत को किसी से फोन पर बात करते सुना। उसकी आवाज में घबराहट थी। यार, मैं क्या करूँ? 3 लाख की रिश्वतखोरी है। अगर मैंने पैसे नहीं वापस किए तो वह पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। मैंने सोचा था कि मीनाक्षी की शादी और बहू के दहेज से बंदोबस्त हो जाएगा। यह सुनकर मेरे हाथ से ग्लास छूटकर गिर गया। विक्रांत ने चौंक कर देखा और मुझे वहां खड़ा देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डर और गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा। तुमने क्या सुना? मैंने पैसे के बारे में सुना था। 3 लाख की रिश्वतखोरी, मैंने कांपते हुए कहा। विक्रांत ने आखिरकार सब उगल दिया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैंने ऑफिस के अकाउंट से पैसे निकाले थे, पर बिजनेस डूब गया। ऑडिट में यह बात सामने आ गई है। मेरे मैनेजर ने 1 हफ्ते की मोहलत दी है।
और मीनाक्षी की भी बारात इसीलिए वापस गई थी कि दूल्हे के पिता को इस बात का पता चल गया था। उसने सिर झुका लिया। हाँ, दूल्हे के पिता मेरे ही ऑफिस में ऊंचे पद पर हैं। माँ ने सबके सामने नाटक रचाया ताकि हमारी असलियत पर पर्दा पड़े और सारा इल्जाम तुम पर आ जाए। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मेरी बेइज्जती, मेरे साथ किया गया जुल्म, यह सब इस परिवार की काली करतूत पर पर्दा डालने का एक नाटक था। इन लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया था। गरिमा, मैं जानती हूँ हमने गलत किया, पर भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। तुम्हारी माँ के पास कुछ जेवर पैसे तो होंगे, उनसे मांग कर ला दो। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मेरी माँ के पास कुछ भी नहीं है, मैंने नफरत से कहा। मेरा इनकार सुनते ही उसका लहजा बदल गया। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो इसी तरह रहो, नौकरानी बनकर, और खबरदार यह राज किसी को बताया तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा और तुम्हारी माँ को बताऊंगा कि तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं थी। एक हफ्ते बाद एक शाम विक्रांत घर आया और उसका चेहरा उतरा हुआ था। पैसे का इंतजाम नहीं हो सका। घर में हाहाकार मच गया। कामिनी जी रोते हुए मेरे पैरों में गिर गई। अंजलि, मेरी बेटी, तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम्हारे मामा तो अमीर हैं, उनके पास जाओ, उनके पैर पकड़कर भीख मांगो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मजबूरी में मैं अगले दिन अपने मामा के घर गई। वही मामा जिन्होंने हमें कभी सहारा नहीं दिया था। उन्होंने मुझे गेट पर ही रोक दिया और मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तुमने क्या समझा है कि यहाँ पैसे के पेड़ लगे हैं? जाओ, मुसीबत में पड़ी हो तो खुद निकलो। उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जब मैं वापस पहुंची तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन तक भूखा प्यासा रखा। मुझे लग रहा था कि विक्रांत को पुलिस पकड़ कर ले गई है। 2 दिन बाद विक्रांत कमरे में आया। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने बताया कि उसके एक दोस्त ने लॉटरी रखकर उसकी मदद कर दी। पैसे का बंदोबस्त हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पाप माफ हो गए। तुम इसी तरह इसी घर में नौकरानी बनकर रहोगी। एक दिन मुझे पड़ोस के बच्चे से एक पत्र मिला। मेरे पिता के दूर के भाई ने लिखा था कि मेरी माँ का देहांत हो गया है और मेरे ससुराल वालों ने उन्हें बताया तक नहीं। यह पढ़कर मेरा सारा सब्र टूट गया। मैं चीखती चिल्लाती हुई ससुराल से भागी। माँ के घर पहुंचकर मैं टूट गई। उनका अंतिम संस्कार हुआ। 2-3 दिन बाद जब मैं उनका सामान समेट रही थी तो मुझे उनकी अलमारी में एक लकड़ी का डब्बा मिला। उसमें कुछ जेवर, एक बैंक पासबुक और मेरे नाम लिखा एक पत्र था। माँ ने लिखा था, मेरी प्यारी अंजलि, जब तुम्हें यह खत मिलेगा शायद मैं तुम्हारे पास न रहूं। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए यह थोड़े से जेवर और बैंक में 5 लाख की रकम जमा की थी। यह तुम्हारी अमानत है। मुझे डर है कि तुम्हारा ससुराल लालची ना हो। अगर कभी कोई बड़ी मुश्किल आए तो इस अमानत को अपने लिए इस्तेमाल करना, किसी और के हवाले मत करना। हमेशा मजबूत रहना। माँ मरते दम तक मेरी फिक्र करती रही। मैंने अपनी माँ की आखिरी अमानत संभाल ली। मैंने अपने ससुराल जाने के लिए विक्रांत को फोन किया तो उसने घबरा कर कहा, नहीं, अभी मत आओ, तुम कुछ दिन वहीं रहो। उसकी अजीब व्यवहार मेरे लिए चिंता का विषय बन गया। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं इंतजार नहीं करूंगी। यह मेरा भी घर था और जब घर पहुंची तो दरवाजा पर मीनाक्षी खड़ी थी, जिसने मुझे देखते ही घबराकर दरवाजे के बीच में खड़ी होकर कहा, भैया ने मना किया था ना यहाँ आने से। मैंने उसे पीछे धकेलकर अंदर प्रवेश किया। लाउंज में विक्रांत एक दुल्हन के कपड़े में बैठी लड़की के साथ बैठा था। मेरी सास नई दुल्हन भावना के बाल संवार रही थी। आ गई मनहूस, आजा, मिल ले अपनी सौतन से। यह है भावना, मेरी नई बहू, अमीर परिवार की और ढेर सारा दहेज लाने वाली लड़की। इसकी शादी मेरे बेटे के साथ हो गई है। मेरी सास ने अकड़ कर कहा, आप लोग ने दूसरी शादी कर दी? मेरी चीख निकल गई। विक्रांत ने नजरें झुकाकर कहा, अंजलि, मैं तुम्हें तलाक देने ही वाला था। तुम मेरी पैरों की जंजीर बन गई थी। मैंने रोते हुए उसके कदमों में गिरकर कहा, प्लीज मुझे तलाक मत
मत दो, मेरा कोई नहीं है, मुझे इस घर में कोने में पड़ा रहने दो, मैं तुम सबकी नौकरानी बनकर रहूंगी। विक्रांत के लालची दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अभी अपनी माँ के घर जाओगी और अपनी माँ के हिस्से की जो भी जायदाद पैसा है वह हमें ला कर दोगी और मेरे नाम करवा दोगी। विक्रांत की शर्त ने मुझे सदमे में डाल दिया। मेरी मरी हुई माँ की जमा पूंजी पर भी उसकी गंदी नजर थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मेरी रजामंदी से उनके चेहरे पर चमक आ गई। मैं वहां से उठी और सीधे अपने मामा के घर चली गई। मामा जी और मामी जी मेरी माँ की मौत से दुखी थे और उनकी इंसानियत जाग उठी थी। मैंने उन्हें विक्रांत की दूसरी शादी और उसकी शर्त के बारे में सब कुछ बताया। मामा जी के चेहरे पर गुस्सा था। विक्रांत ने जायदाद मांगी। तुम्हारी माँ के हिस्से की जायदाद तो उसे मिल चुकी थी। मामा जी ने एक बड़ा राज खोला। बेटी, तुम्हारे नाना ने अपनी वसीयत में तुम्हारी माँ का हिस्सा अलग कर दिया था। तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी माँ ने वह घर और जमीन बेचकर 40 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिए थे। उन्हें डर था कि विक्रांत के घर वाले लालची हैं। फिर उन्होंने बताया, विक्रांत पर 3 लाख की चोरी का आरोप नहीं था। वह और उसका दोस्त एक बहुत बड़े फ्रॉड में शामिल हैं। कनिका की बारात इसलिए वापस गई थी कि दूल्हे के पिता को यह सब पता चल गया था कि विक्रांत के खिलाफ बड़ी इंक्वायरी शुरू होने वाली है और उसका जेल जाना तय है। विक्रांत की दूसरी शादी भी एक चाल है। उसकी नई पत्नी का पिता बहुत बड़ा आदमी है और विक्रांत को विश्वास है कि वह इसे केस से बचा लेगा। वह तुमसे तुम्हारी माँ की जायदाद इसलिए मांग रहा है ताकि वह रिश्वत देकर खुद को बचा सके। यह सच्चाई किसी बिजली की तरह थी। मैं गुस्से से कांपने लगी। मामा जी, वह पैसे उन दरिंदों को नहीं मिलेंगे। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि एक बेसहारा औरत जब अपने हक के लिए खड़ी होती है तो क्या कर सकती है। मामा जी की मदद से मैंने एक वकील से सलाह ली। मैंने बैंक जाकर अपने अकाउंट को नियंत्रित किया और अपनी माँ को छोड़ी हुई सारी रकम हासिल की। इसके बाद मैंने शहर के एक अच्छे इलाके में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। यह मेरी माँ का सपना था कि मेरी अपनी बेटी एक बुटीक हो। जब मेरा छोटा सा बिजनेस शुरू हो गया तो मैंने अपना अगला कदम उठाया। एक सुबह वकील के दिए हुए तलाक के कागजात लेकर मैं सीधा अपने ससुराल पहुंची। कनिका ने दरवाजा खोला। तुम पैसे लाई हो? उसने लालच से पूछा। पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज लाई हूँ, मैंने ठंडे शब्द में कहा। मैंने तलाक के कागजात टेबल पर फेंक दिए। इन पर दस्तखत करो और मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो। यह क्या मजाक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स मांगने की? विक्रांत चीखने लगा। कौन से पैसे? वो पैसे जो तुम रिश्वत में देकर अपने फ्रॉड और काले करतूत पर पर्दा डालना चाहते हो। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे ऑफिस का फ्रॉड, कनिका का बारात वापस जाने की असली वजह और तुम्हारी दूसरी शादी का भी मकसद। मैंने तेज आवाज में कहा। मेरी धमकी काम कर गई। विक्रांत को एहसास हो गया कि बाजी पलट चुकी है। उसने कांपते हुए हाथों से कागजात पर दस्तखत कर दिए। मैंने कागजात उठाए और गर्व से सिर उठाकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गई। आज मैं आजाद हो गई। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगा दिया। मेरी मेहनत रंग लाई। 1 साल के अंदर मेरी छोटी सी बुटीक शहर में मशहूर हो गई। मैं अब बेबस अंजलि नहीं थी, बल्कि एक कामयाब बिजनेस वूमेन बन गई थी। दूसरी तरफ विक्रांत का फ्रॉड ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और मुकदमा भी चला। उसकी दूसरी पत्नी के पिता ने भी उसे बचाने से साफ इनकार कर दिया और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। विक्रांत को कुछ साल की कैद हुई। कामिनी जी और मीनाक्षी अब घर पर जाकर काम मांगने पर मजबूर थी। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। कुछ साल बाद एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मेरी मुलाकात एक सुलझे हुए और शरीफ इंसान मिस्टर अभिषेक वर्मा से हुई। हमारी बिजनेस मीटिंग धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। उन्होंने मेरी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने अपने बीते हुए कल के घाव को भुलाकर उनके सच्चे प्यार और सम्मान को स्वीकार कर लिया। हमारी शादी बहुत सादगी तरीके से हुई। यह शादी किसी मजबूरी या लालच पर नहीं, बल्कि मोहब्बत और इज्जत की बुनियाद पर थी। अभिषेक ने मुझे वह सारी खुशियां दी जिनकी मैंने अब कभी कल्पना नहीं की थी। मेरा बीता हुआ समय एक धुंधले सपने की तरह है जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया था, पर इतना मजबूत भी बना दिया कि अब दुनिया भी
कि कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। मेरी कहानी यह सिखाती है कि लालच, झूठ और जुल्म पर बने हुए रिश्ते हमेशा रेत की तरह होते हैं जो एक ठोकर में बिखर जाते हैं, जबकि मेहनत, सच्चाई और खुददारी की बुनियाद पर बनाई गई इमारत हमेशा कायम रहती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।